अविनाश एक भावी टीचर प्रशिक्षु हूँ और मैं सभी अध्यापक गणों को प्रणाम करता हूँ। और आज मैं इस मर्जर के योजना को कुछ लोग पढ़े लिखे जो इसको टीचर की कमियां बता रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके कुछ लिखा हूँ जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ इसको। तो मेरे इस लिखे हुए वाक्य को, शब्द को आप सुनिए और अच्छा लगे तो, या जो भी आपको इसमें ना अच्छा लगे या अच्छा लगे तो उसके बारे में आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के कार्यों का वर्णन करूंगा मैं और उनके द्वारा किए गए कुल कार्यों जैसे क्या क्या करते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य कितना करते हैं और टीचिंग संबंधित उनके डिग्री, क्वालिफ़िकेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज बात करूंगा। आइए बात करते हैं हम। तो सरकारी विद्यालय के बारे में हम बात करेंगे। पहले सरकारी स्कूल के शिक्षक के समर्थन में फर्स्ट है चयन प्रक्रिया की कठिनाई और पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी या डीएलएड उसी को कहा जाता है, या बीएड की डिग्री साथ में यूपी टेट या सी टेट, और इसके बाद जो भर्ती आती है सुपर टेट जैसे कठिन परीक्षाएं पास करनी होती हैं। यह प्रक्रिया किसी भी प्राइवेट स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया से कई गुना अधिक कठिन और पारदर्शी है। हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। शिक्षकों की योग्यता की तुलना प्राइवेट स्कूल से। सरकारी शिक्षक प्रशिक्षक प्रमाणित और नियमित रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जबकि अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में 10वीं 12वीं या कुछ ग्रेजुएशन के लोग कम वेतन पे अनट्रेंड टीचर्स पढ़ाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। मैंने ऐसे बहुत से प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया हुआ है और देखा हुआ है कि क्लास 12th पास बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं। और ऐसे लोग उन टीचरों की बुराई कर रहे हैं जो आपके हिसाब से या आपके क्वालिफ़िकेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर क्वालिफ़िकेशन है, बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है उनकी। सरकारी स्कूल में शिक्षक नियोजन मानक आधारित होता है, जबकि निजी स्कूलों में ऐसी कोई मापदंड नहीं होती है। हम तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटने के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं। आज हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे। तो इस पे बात करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या घटने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या, विज्ञापन और इंग्लिश मीडियम का मोह। सबसे ज़्यादा ये जो इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड चला है, जबकि हमारी राज्य भाषा हिंदी है, उसके बावजूद भी है सभी को इंग्लिश की होड़ लगी हुई है। प्रवासी जनसंख्या, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अपेक्षा, यह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवहारिक अड़चनें। सिर्फ शिक्षक को दोषी ठहराना एक तरफा और गलत दृष्टिकोण है। या जैसे भी ये लोग जो भी सोचते हैं कि शिक्षक की वजह से आज विद्यालय मर्जर हो रहे हैं, केवल शिक्षक को दोष ठहराना एक तरफा दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ही ऐसे बोल सकते हैं। हम फोर्थ पॉइंट भी कवर करेंगे इसमें, प्राथमिक विद्यालयों की समग्र भूमिका। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील, मुफ्त किताबें, ड्रेस, बैग, साइकिल आदि सुविधाएं मिलती हैं जो शिक्षा की समावेशी को बढ़ाती हैं। इन स्कूलों ने लाखों बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है जो गरीबी के कारण पढ़ाई में या पढ़ाई से दूर रहे हैं। इसका
फिफ्थ पॉइंट जो है, सरकारी स्कूल शिक्षक सिर्फ बैठे रहते हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है ये भ्रामक आरोप है। बहुत लोग का मानना है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक कोई काम नहीं करते हैं, वो केवल विद्यालय जाते हैं और बैठे रहते हैं। तो ऐसे मनोवृत्ति या ऐसे विचारधारा रखने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हर शिक्षक को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी होती है, उनकी निरीक्षण रिपोर्ट बनानी है और ब्लॉक, बीओ, डाइट स्तर पर निगरानी होती है। शिक्षक को पढ़ाने के अलावा भी अनेक गैर शैक्षणिक कार्य दिए जाते हैं, जैसे जनगणना, चुनाव, सर्वे आदि, जो उनके समय और ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट संस्था के टीचर्स ये जनगणना, चुनाव, सर्वे में जाते होंगे। आज तक तो मैंने नहीं देखा है। हो सकता है कि जो प्राइमरी विद्यालय के टीचर्स के विरोधी हैं वो जाते होंगे। स्कूल मर्जर का असर, मैं पॉइंट 6 कवर कर रहा हूँ। स्कूल मर्जर का असर, विद्यालयों का मर्जर स्कूल से दूरी बनाएगा, जिससे छोटे बच्चों का आना कठिन होगा। हमारे मापदंड में है कि 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। अगर ऐसे मर्जर होगा, दूर मिलेगा विद्यालय, तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं छोटे बच्चों को विद्यालय जाने में। लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें दूर नहीं भेजा जाता। अभी भी हमारे समाज में ये इस विचारधारा के लोग होते हैं कि लड़कियां ज़्यादा दूर तक पढ़ाई करने नहीं जाएंगी। यह निर्णय संवेदनशीलता और ज़मीनी हकीकत के अनुसार नहीं ली जाती है। तो अभी मैं आगे इस पे और भी बात करूँगा। काफ़ी मैंने चीज़ें लिखा है। एक चीज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इस विचारधारा के जितने लोग हैं जो टीचर्स के अगेन हैं, आपके बयान का जो मैं एक सार निकाला हूँ उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो लोग यह कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि वे एक बार सुपर टेट पास करके दिखाएं। हज़ारों में एक शिक्षक चुनकर भेजे जाते हैं। यह वही शिक्षक हैं जिनकी मेहनत से लाखों गरीब बच्चों ने शिक्षा पाई, नौकरियां पाई और समाज में नाम कमाया। मर्जर के नाम पर विद्यालय बंद करने की बजाय उन नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए जो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें सरकारी स्कूल और उनके समर्पित शिक्षकों पर गर्व है। हम चुप नहीं रहेंगे जब इनका अपमान किया जाएगा। ये मेरा एक निष्कर्ष था कि अगर जिनको लगता है कि सरकारी विद्यालय इतना आसान और टीचर्स बनना है, तो आप एक बार सुपर टेट निकाल दीजिए। सरकार द्वारा शिक्षकों से कराए जाने वाले प्रमुख गैर शैक्षणिक कार्य, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये गैर शैक्षणिक कार्य, फर्स्ट है चुनाव ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का सत्यापन, बीएलओ, ये भी कार्य करना है। मतदान केंद्र पर तैनाती, जो प्राइवेट संस्था के लोग नहीं करते हैं। ये तो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, फिर भी ये लोग करते हैं। और इसके बारे में मैं आगे और भी आपको बताना चाहूँगा। अगर सरकारी स्कूल के टीचर्स आपको नकारा या आपके नज़र में अच्छे नहीं लगते, तो फिर लाखों लोग अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में क्यों भेजते हैं? फिर लाखों युवा क्यों बीटीसी, बीएड, सुपर टेट जैसे कठिन परीक्षा देकर शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं? क्यों हर साल करोड़ों अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं? क्यों? क्योंकि इस पेशे में मेहनत है, प्रतिष्ठा है और समाज को दिशा देने का कार्य है। एक पॉइंट है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि सरकारी शिक्षक क्या करता है।
सरकारी शिक्षक जो है, आप टीएलएम सुने होंगे नाम, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका नाम है, के माध्यम से बच्चों कैसे सीखें। शायद ही कुछ प्राइवेट संस्था होंगे जो टीएलएम के माध्यम से बच्चों को सिखाते होंगे, लेकिन ये जो गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं या स्कूल हैं, टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जो हमारी नई शिक्षा नीति में है उसके अनुकूल सभी शिक्षक कार्य करते हैं। हम कागज़, चित्र, मॉडल, चार्ट, रियल लाइफ उदाहरण से समझाते हैं। यही है टीएलएम का एक शॉर्ट फॉर्म। हमारे पास कम संसाधन होते हैं लेकिन नवाचार की सोच होती है। निजी स्कूलों में 12वीं पास बिना किसी ट्रेनिंग के शिक्षक बन जाते हैं, पर हम बीटीसी, बीएड के साथ सुपर टेट जैसी कठिन परीक्षा पास करके आते हैं। हमें शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठानी होती है। ये बहुत ही संवेदनशील एक वाक्य है कि जो भी सरकारी विद्यालय के अध्यापकों से द्वेष या ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों से जो लैस हैं, मैं उन्हें लैस ही कहूँगा, क्योंकि इस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग ईर्ष्या और एक जलन जैसे देख के कि उनके अंदर आती है, तो उसके बारे में वो क्यों आता है, क्योंकि उनका वेतन उनके नज़र में ज़्यादा है, पर मेरे नज़र में अभी भी टीचर का वेतन बहुत कम है। जितना कार्य करते हैं एक अध्यापक, उसके हिसाब से इनकी वेतन बहुत ही कम है, सैलरी बहुत कम है। एक पॉइंट मैं देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को सरकारी शिक्षक का वेतन आँख में चुभता है, लेकिन याद रखिए हम सिर्फ काम नहीं करते। जनगणना, पोलियो, चुनाव, सर्वे, रजिस्ट्रेशन, डीबीटी, मिड डे मील, साफ सफाई रिपोर्ट, हम सरकारी काम को बोझ हमारे कंधों पर होती है। इतने सारे टीचर्स काम करते हैं ये। क्या आपने सभी देखा है कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को कोई चुनाव ड्यूटी में जाते हुए? और जिन करदाताओं की बात की जाती है, उन्हें करदाताओं के बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर यह तो निवेश है, खर्च नहीं है। शायद आपको नहीं समझ में आएगा, पर मेरे इस शब्द को 2 बार ज़रूर सुनिएगा। मैं इस पे एक निष्कर्ष निकालता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि सरकारी शिक्षक निकम्मा है, तो आप उनके वेतन से नहीं, उसकी स्थिरता, उसके सम्मान और उसके प्रभाव से जलते हैं। हम वेतन के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए स्कूल जाते हैं। शिक्षा केवल एक नौकरी नहीं है, यह समाज निर्माण का एक आधार है। चुनाव प्रशिक्षण में भागीदारी। सेकेंड पॉइंट हम कवर करना चाहेंगे इसमें कि जनगणना, जनसंख्या जो गणना की जाती है, इसमें भी इनकी ड्यूटी लगती है। आर्थिक गणना, परिवार और पहचान की भी जनगणना होती है। ये अब कुछ हद तक कम हो गया है कि पल्स पोलियो अभियान और स्वास्थ्य सर्वे, घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलवाना, टीकाकरण जागरूकता अभियान, बच्चों का स्वास्थ्य सर्वे, कोरोना काल में होम क्वारंटीन और स्वास्थ्य निगरानी कार्य, ये टीचर का था, जिसमें कुछ भागीदारी भी थी हम लोग का। मिड डे मील योजना से जुड़े कार्य, ये भी टीचर्स की गैर शैक्षणिक कार्य हैं। ये बच्चों की उपस्थिति के अनुसार भोजन की व्यवस्था, खाद्यान्न का स्टॉक रखना, रसोई की निगरानी करना, पोषण स्तर की रिपोर्ट बनाना। जो 5th पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ ये है कि छात्रवृत्ति और योजनाओं का डाटा अपडेट करना, पात्र बच्चों का चयन, बैंक खाता खुलवाना, आधार सीडिंग, पीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट्स, ये सभी टीचर्स के काम हैं और ये गवर्नमेंट टीचर करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी से संबंधित कार्य, ये भी एक प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक करते हैं। बच्चों का
विवरण अपडेट करना, अभिभावकों से फॉर्म भरवाना, बैंक डिटेल्स सही करवाना। 7वां है कि विभिन्न सर्वे और रिपोर्ट्स कार्य करना। ये भी एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको ये गैर शैक्षणिक कार्यों में इंगित किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे, ड्रॉप आउट ट्रेनिंग, डेंगू मलेरिया टीबी सर्वे, दिव्यांग बच्चों की सूची, ये सारी टीचर्स की कार्य हैं, ये कार्य करते भी हैं। और मैं लास्ट में कुछ और शब्द लिखा हूँ, इसको भी मैं सोचता हूँ कि आपको सुना दूँ। मुझे लगता है कि इन सभी के बाद आपकी आँखें या आपकी जो मानसिकता पुरानी मानसिकता थी उसको परिवर्तित हो गई होगी या नहीं हुई होगी, तो आप नहीं हो पाएंगे कभी परिवर्तन। विद्यालय स्तर पर रोज़मर्रा के गैर शैक्षणिक कार्य, ये जो गैर शैक्षणिक कार्य है, उपस्थिति बनाना, शिक्षक और बच्चों दोनों की हाजिरी, मिड डे मील की निगरानी, भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, रसोई की उपस्थिति, बिल वाउचर बनाना, खाद्यान्न, स्कूल फंड से जुड़े लेखा जोखा, प्रशासनिक कार्य पोर्टल पर डाटा एंट्री, SDI, UDISE अपडेट्स, अभिभावक बैठक, PTA बैठक कराना, शिकायतें सुनना, स्कूल की साफ सफाई की व्यवस्था, सफाई कर्मी के न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था, SSA बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट्स, हर दिन नई रिपोर्ट्स फॉर्म भरवाना पड़ता है। मैं कुछ नुकसान के बारे में बता दूं कि नुकसान क्या होता है। शिक्षक पढ़ाने से अधिक समय गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है, शिक्षक का आत्मसम्मान और पेशेवर पहचान प्रभावित होता है। अंत में लोग शिक्षकों को ही दोष मानते हैं, जबकि जिम्मेदारी व्यवस्था होती है। जो इस मनोवृत्ति या इस सोच के लोग हैं कि प्राइमरी विद्यालय के टीचर्स कुछ करते नहीं हैं, केवल बैठे रहते हैं, तो ये सारे कार्य करते हैं प्राइमरी विद्यालय के टीचर्स। अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं तो आप ऐसे मेरे या किसी और के बोलने से आपके दिमाग या आपकी आंखें नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि मैंने एक पॉइंट इसमें कवर किया था, वेतन। आजकल के ज़्यादा जो यंगेस्ट हैं, ये जो नए नए अभी यंग हुए हैं, इनकी सोच ये है कि टीचर्स की वेतन काट देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए सैलरी, ऐसे कर देनी चाहिए, वैसे कर देनी चाहिए। मेरे मानना ये है कि कुछ ऐसी योजना लाना चाहिए जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ेगा बच्चा, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो बाकी सभी लोग पढ़ाएंगे और जिम्मेदारी पूर्वक सभी लोग पढ़ाएंगे। गैर शैक्षणिक कार्यों से थोड़ा टीचर को दूर रखा जाए। बहुत लोग हैं गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर बहुत भरोसा दिखाती है, बहुत विश्वास करती है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। और गवर्नमेंट इसलिए दिखाती है क्योंकि टीचर इस पात्र हैं, ईमानदारी और कर्तव्य, अपने कर्तव्य को अच्छे से बखूबी पहचानते हैं, जानते हैं। अंत में मैं ये कहूँगा उन सभी जो समाज के लोग हैं, उन सभी समाज के लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपकी सोच और आपकी मानसिकता बहुत ही निचले तबले की हो चुकी है और अपनी सोच बदलिए। अध्यापक में कोई कमी नहीं है, वेल एजुकेटेड टीचर्स है। आप गैर शैक्षणिक कार्य को कम करवाइए, अध्यापक पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत 20 साल 22 साल एजुकेशन को दिया है, तो उनके पास अनुभव और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मैं फिर उन सभी आदरणीय अध्यापक गण को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। और शायद हो सके कि मेरे इस कथन से जो इस विचारधारा के लोग थे वो कुछ समझेंगे। धन्यवाद।